नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। खबरों और अपडेट्स के साथ मैं हूं राम प्रकाश राय। खबरों की शुरुआत संसद के साथ। केंद्र सरकार की ओर से संसद की कार्यवाही में बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए बुलाई गई बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ 4 पार्टियों को बुलाकर अगर विपक्ष के सभी नेताओं को नहीं बुलाएंगे तो क्या संदेश जाएगा। ये विपक्षी दलों की एकजुटता को तोड़ने की साजिश है। हमने पत्र लिखा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। वहीं इस मामले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये मुद्दा निलंबित सांसदों का है, इसलिए हम निलंबित पार्टियों के नेताओं से बात करके मसले का हल निकालना चाहते थे। आप संविधान दिवस का बायकॉट करते हैं, लोग आपको ही बायकॉट कर रहे हैं, अब तो समझ लो। बायकॉट करने की ये क्या नई परंपरा है। अगली खबर अजय मिश्र की। विपक्ष अजय मिश्र टेनी को हटाने पर अड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसद एकजुट हैं। संसद में लगातार इसकी मांग उठाई जा रही है। सांसदों ने आज गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च भी निकाला। वहीं विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। अगली खबर सरकार के विधेयक की। केंद्र सरकार वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने जाने संबंधी बिल संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही पेश करने जा रही है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के चुनावी सुधार संबंधी विधेयक सरकार आज यानी सोमवार को ही लोकसभा में पेश करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले बुधवार को इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि मतदाता सूची में दोहराव व फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। वहीं इसके अलावा सरकार आज लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए भी बिल पेश कर सकती है। केंद्र की भाजपा सरकार चुनाव सुधारों की दृष्टि से वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़े जाने को बेहद महत्वपूर्ण विधेयक मान रही है। अगली खबर ओवैसी के आपत्ति की। केंद्र सरकार लोगों के वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्लान बना रही है। इस संबंध में आज सरकार लोकसभा में बिल पेश करने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है, पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। ओवैसी ने इसे नागरिकों की सुरक्षा और निजता से जोड़ते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में नोटिस देकर नए इलेक्शन लॉ संशोधन बिल 2021 का विरोध किया है। नए इलेक्शन लॉ बिल के मुताबिक इसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इससे 2 वोटर आईडी कार्ड रखने वाले फर्जीवाड़े नहीं हो सकेंगे। ओवैसी ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया है। लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को लिखे पत्र में ओवैसी ने लिखा है कि ऐसा करना निजता के मौलिक अधिकार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है उसका उल्लंघन है। अगली खबर आईटी रेड की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापेमारी रविवार की देर रात तक जारी रही। ये छापेमारी शनिवार की सुबह से शुरू हुई थी। जानकारी के मुताबिक रविवार को आयकर विभाग की एक टीम ने व्यापारी राहुल भसीन के दिल्ली स्थित आवास पर भी रेड डाली। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को कई बेनामी संपत्तियों के साथ साथ कंपनियों के दस्तावेज भी मिले हैं, जिस पर भसीन से पूछताछ चल रही है। आपको याद दिला दें कि अखिलेश यादव के ओएसडी रहे जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू, राहुल भसीन, मनोज यादव और जगत यादव के घर शनिवार सुबह छापेमारी शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि अब तक की जांच में आयकर विभाग को जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू के घर से मिनरल वाटर की कंपनी के दस्तावेज भी मिले हैं। यूपी चुनाव के बीच हो रही इस कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अजय मिश्र जैसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को जब हार का डर सताता है तो ऐसे ही होता है। अगली खबर राजीव राय के घर छापे की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के मऊ और बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड खत्म हो गई है। राजीव राय के मऊ स्थित घर से आयकर विभाग को करीब 76,000 रुपये नकद मिले। इनमें राजीव राय के घर काम करने वाले नौकरों के पास से बरामद रकम भी शामिल है। हालांकि राजीव राय ने रेड खत्म होने के बाद दावा किया था कि आयकर विभाग की टीम को उनके घर से 15 घंटे की पड़ताल के बाद महज 17,000 रुपये मिले हैं। आपको बताते चलें कि राजीव राय के घर आईटी रेड की खबर के बाद भारी हंगामा हुआ था। कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जमा हो गए थे, जिसको लेकर के वहां भारी पुलिस फोर्स लगानी पड़ी थी। अगली खबर पनामा पेपर्स मामले की। बहुचर्चित पनामा पेपर्स लीक मामले में
अमिताभ बच्चन परिवार की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय आज दिल्ली के लोकनायक भवन में ईडी के सामने पेश होंगी। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। इस मामले में 1 महीने पहले अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो चुकी है। मीडिया में आ रही खबरों के हिसाब से ईडी के अधिकारियों ने ऐश्वर्या से पूछने वाले सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। हालांकि ऐश्वर्या राय ने पहले भी इन दस्तावेजों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा करार दिया था। आपको बताते चलें कि साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1.15 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं, कारोबारियों और बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे। भारत की बात करें तो करीब 500 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें बच्चन परिवार का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि अमिताभ बच्चन को भी जल्द ही नोटिस मिल सकती है। खबर ओमिक्रॉन की। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक यह कुल 12 राज्यों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 54 संक्रमित मिले हैं। वहीं दिल्ली में आज 4 और नए संक्रमितों के मिलने से मरीजों की संख्या 26 हो गई। तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, गुजरात में 9, केरल में 15, उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। देश में अब ओमिक्रॉन के कुल मामले 161 हो गए हैं। वहीं इससे पहले राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना के 107 केस दर्ज किए गए थे, जो कि 6 महीने के बाद किसी भी एक दिन में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले में तेजी देखी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यहाँ रविवार को करीब 902 नए मामले सामने आए थे। अगली खबर क्रिकेट पर कोरोना के साए की। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें बिना दर्शकों के ही पहला मैच खेलेंगी। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। उन्हें 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज़ खेलना है। पहले टेस्ट 26 से 30 दिसंबर के बीच अफ्रीका के सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाना है। पहले टेस्ट के दौरान अब स्टैंड्स खाली रहेंगे। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए साउथ अफ्रीका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले टेस्ट के टिकट नहीं बेचने का फैसला किया है। नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने 2000 लोगों को एंट्री की अनुमति दी है, लेकिन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बिना दर्शकों की उपस्थिति में ही पहला टेस्ट आयोजित कराने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान स्टेडियम में केवल एसोसिएशन और लोकल पदाधिकारी मौजूद रह सकेंगे। अगली खबर शेयर बाजार की। शेयर बाजार में आज हफ्ते के पहले ही दिन भारी गिरावट हुई। सेंसेक्स इस समय 1400 पॉइंट्स टूटकर 55,614 पर पहुंच गया है। इस वजह से पहले ही 60 सेकंड में मार्केट कैप 5.53 लाख करोड़ रुपए घटकर 253.94 करोड़ रुपए पर आ गया था। इसमें 7.23 लाख करोड़ की कमी आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स आज 494 पॉइंट टूटकर 56,517 पर खुला था। हालांकि इसने पहले ही मिनट में 56,104 का निचला स्तर भी बना लिया। गिरावट का मुख्य कारण ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले, विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली और सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाए जाने की आशंका है। पिछले 40 दिनों में विदेशी निवेशकों ने बाजार से 80,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अचानक 0.15 से 0.25% तक रेट बढ़ाकर सबको चौंका दिया है। अगली खबर मानवता की। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो देखने सुनने को मिलते रहते हैं जब लोग किसी घटना या दुर्घटना की वीडियो बनाते हैं। इस बदलते दौर में ये बेहद सामान्य है। कुछ लोगों के लिए शौक है, कुछ लोगों के लिए आदत। पर उन्हीं वीडियोस में जब ये दिखता है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है या कई बार किसी की जान चली गई है, ऐसे में लोगों के इस शौक पर या आदत पर सवाल उठने लगता है। ताज़ा मामला असम के धुबरी जिले का है। यहाँ एक शख्स पर हाथी के हमले का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें हाथी एक शख्स को दौड़ाते हुए नजर आ रहा है। आसपास कुछ और भी लोग हैं जो हाथी को भगाने के लिए तेज आवाज़ लगा रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में हाथी के हमले से बचने के लिए व्यक्ति दौड़ते दौड़ते गिरता है, उठता है, फिर दौड़ता है और तब तक हाथी उस पर हमला कर देता है। इस हमले में व्यक्ति बुरी तरीके से घायल है। जो व्यक्ति घायल है उसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। ये घटना 18 दिसंबर की है। इस मामले को लेकर के वहाँ अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया गया है और लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।